नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। जब से दो गठबंधनों में टूट की खबर आई, नए सियासी समीकरण भी बनने लगे हैं। कुछ साथी छूटे हैं तो नए साथियों के मिलने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी हलकों में आज सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है ठाकरे बंधुओं के साथ आने की। सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर उद्धव ठाकरे 2 बार राज ठाकरे को फोन कर चुके हैं। कहा यही जा रहा है कि ये 2 भाइयों के साथ आने के संकेत हैं। हो सकता है शिवसेना मराठा वोटों को बंटने से रोकने के लिए यह कदम उठा रही हो। इन सब के बीच शिवसेना ने यह भी कहा कि बीजेपी और एनसीपी के बीच डील हो गई है। यही आरोप कांग्रेस ने भी लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक गोलबंदी का सिलसिला बहुत तेज है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में उद्धव और राज साथ आ जाएंगे? क्या बीजेपी से तलाक के बाद भरत मिलाप की तैयारी है? तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत एक दिन ऐसे अंधे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा होगा। बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती एक झटके में टूट गई तो एनसीपी कांग्रेस का 15 साल पुराना रिश्ता भी औंधे मुंह गिर गया। सवाल उठने लगे कि अब महाराष्ट्र की सियासत का क्या होगा। जवाब कोई शक्ल ले पाता इससे पहले ही मातोश्री से निकली एक खबर ने और हलचल मचा दी। खबर आई कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख और अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को फोन किया है। राज ठाकरे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की खराब सेहत का हालचाल पूछने के लिए पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए कॉल के बाद सूबे का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। मराठी मानुस को लगने लगा है कि क्या जुदा हुए दोनों भाई फिर से मिल सकते हैं। ये खबर जैसे ही बाहर आई, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरणों की गुंजाइश देखी जाने लगी। कयास लगने लगे कि क्या 7 साल बाद चुनाव में साथ आ जाएंगे उद्धव और राज ठाकरे। इस कयास को हवा मिलने की वजह भी है। सूत्रों के मुताबिक कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक दोनों पार्टियों शिवसेना और एमएनएस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अगर ये कयास सही साबित हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिवसेना एमएनएस के गठजोड़ की खबर ने महाराष्ट्र के महासंग्राम को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि दोनों पार्टियां मराठी मानुस और मराठी अस्मिता की बात करती हैं। ऐसे में मराठी गैर मराठी वोटों में ध्रुवीकरण होना तय है। कहते हैं कि राजनीति में लंबे समय तक कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राज और उद्धव तो भाई है। सालों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज और उद्धव साथ आएंगे। अब इन दोनों के बीच में हुई बातचीत कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही? कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई। सवाल ये है कि अगर बीजेपी से तलाक के बाद उद्धव राज में भरत मिलाप हो जाता है तो बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों दलों से कैसे टक्कर लेंगी? क्या बीजेपी एनसीपी का नया गठबंधन बनेगा, जिसका आरोप कांग्रेस गठबंधन टूटने के पहले से लगा रही है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है शिवसेना एमएनएस की दोबारा दोस्ती की खबर ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी की नींद भी जरूर उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो महाराष्ट्र में शहर मात का खेल चल रहा है। किस तरीके से बिसात बिछाने की तैयारी है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ महाराष्ट्र का। इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। कई खास मेहमान इस वक्त न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ शिवसेना से महेश मिस्त्री जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से पंकज शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं और नरेंद्र वर्मा, आप एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होगी। और शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही मैं करना चाहूंगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ठाकरे बंधु एक हो सकते हैं, इसका सीधा नुकसान आपको होता हुआ दिख रहा है। मैं साल 2009 में जो वोट मिले हैं तमाम पार्टियों को, मैं आपको बता दूं, शिवसेना और एमएनएस अगर एक साथ आ जाए तो ये परसेंटेज जो वोट का है वो 22% तक पहुंच जाता है, जबकि सिर्फ आपकी बात की जाए तो आपको 14% वोट तब मिले थे।
देखिए, वो साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये भी काल्पनिक विषय है। जो होता है राजनीति में भविष्य में, तब हम भविष्य में ही उस पर कमेंट करेंगे। फिलहाल तो हमने कहा है कि ये जो गठबंधन टूटा है बड़ा दुख हुआ है हमें, और हम चाहते थे कि हम साथ में रहें, मगर मेन मकसद हमारा कांग्रेस और एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र बनाना है, और वो जरूर होगा। अच्छा, शिवसेना से महेश मिस्त्री मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेश मिस्त्री जी, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने 2 बार इसी हफ्ते फोन किया राज ठाकरे को, इस तरह की खबरें हैं। अभी ये तो सब जो बात मैं भी सुन रहा हूँ, और प्रचार माध्यम से, टीवी माध्यम से मुझे भी ये मालूम पड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता तो समझो कि दिवाली 1.5 महीना 2 महीना बाकी है, अगर ये हो गया तो समझो कि महाराष्ट्र में तो दिवाली ही हो जाएंगी। तो आप संकेत दे रहे हैं कि राज और उद्धव साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी ओर से? अरे ये तो हमारी ओर से क्यों आ रही है, तो खून का नाता है ना भाई। अरे जिनसे हमने 25 साल मार रहा है ना महेश मिस्त्री जी, दोस्ती निभाई। महेश मिस्त्री जी, खून उबाल मार रहा है ना। बाला साहब ठाकरे का भी ये सपना था। आखिरी दिनों में ये बात कई मौकों पर वो कह चुके थे कि दोनों भाई साथ आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो ठाकरे घराने का खून है ना, खून क्यों ना उबाल मारे भाई। अच्छा, हाँ, अरे जब बड़े भाई को अगर आदमी तकलीफ में देखता है तो राज साहब कृष्ण कुंज से सीधे लीलावती जाते हैं, खुद ड्राइविंग करते हैं और उद्धव जी को घर तक लेके आते हैं। बिल्कुल दोनों भाई है। तो पिछले कुछ सालों में जो तलखियां देखने को मिली, क्या ये छलावा भर था? वो क्या था फिर? देखिए, ये नहीं छलावा वगैरह ये कुछ नहीं है। शिवसेना हो जो भी काम करती है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है। अच्छा। और शिवसेना के अंदर देखो कि महाराष्ट्र के अंदर ये, हाँ, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पहले से आज 45 साल से काम कर रही है, और सबको मालूम है सत्ता के लिए शिवसेना ने कभी काम किया ही नहीं। और लेकिन घर के अंदर अगर 4 भाई रहते अलग हो गए। महेश मिस्त्री जी, मैं बाकी जो गेस्ट है उनके पास जाऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, आपने एक ऐसी बात कह दी ना, आप कह रहे हैं कि सत्ता के लिए आप लोगों ने, सत्ता के लिए तो अलग हुआ बीजेपी से। 1 मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। उद्धव ठाकरे ने बहुत ही साफ लफ्जों में कहा था, साफ शब्दों में कहा था बीजेपी को कि आप केंद्र में हो, महाराष्ट्र हमें दे दो। सीएम की तो ये सारी जो कवायद देखने को मिली, मुख्यमंत्री पद को लेकर ही तो अलग हुए आप बीजेपी से। बराबर। अभी मैं जवाब आपको देता हूं, पात्रा जी भी बैठे आपके साथ। देखिए, भुसावल के अंदर जगह शिवसेना की थी, राष्ट्रवादी के सावकारे को बीजेपी ने प्रवेश दे दिया। दूसरी बात, धुलिया की जगह शिवसेना के पास थी। तेलगी घोटाले में थे जो अनिल गोटे, उन्होंने उनको वहां भी प्रवेश दे दिया बीजेपी में। रया मालेगांव का बात, अपना आदवाई हीरे नांदगांव की जगह शिवसेना की थी, वहाँ बीजेपी ने उनको सवाल कुछ और पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री की ओर में बीजेपी है, शिवसेना नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चूंकि आज की जो बड़ी खबर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते 2 बार राज ठाकरे को फोन किया है, और महेश मिस्त्री शिवसेना के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि खून उबाल मार रहा है ठाकरे बंधुओं का, और हो सकता है वो साथ आ जाएं, और साथ आएंगे तो दिवाली महाराष्ट्र के लोग महीने 1.5 महीने पहले ही मना लेंगे। यानी संकेत बहुत साफ है। ऐसे में पंकज शर्मा जी, कांग्रेस के आप नेता हैं, आपसे मेरा सवाल है, इस पूरी लड़ाई में आप तो अलग थलग पड़ते अब दिख रहे हैं, कहां हैं आप? एनसीपी जो आपका छोटा भाई वहां पर था, उसने भी आप पर आंखें तरेरी 50-50 का फॉर्मूला आपके सामने पेश किया, और फिर अलग हो गई पार्टी। 1999 में एनसीपी जब बनी थी, तब से अब तक 15 वर्ष तक कांग्रेस जितना त्याग करके उनको अपने साथ रख सकती थी रखा। इस बार भी हमने नहीं छोड़ा, आखिर तक हमने ये कोशिश की कि हमारा गठबंधन बना रहे। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के चंद मिनट बाद ही एनसीपी ने अपनी तरफ से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। अब क्या मजबूरियां हैं, कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये तो एनसीपी बताएगी कि क्या उनके सामने ऐसी मजबूरियां थी जो उन्होंने। पंकज शर्मा जी, बेवफाई तभी होती है जब कहीं से वफा के संकेत मिल रहे हो। ऐसे ही वाकई कोई बेवफा नहीं होता है। हो सकता है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी की जो दूरियां वो कम हो रही है, एक वजह हो। आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए।
अब क्या उनकी मजबूरियां हैं ये तो वो बेहतर जानते होंगे। देखिए, हमने 1999 में एनसीपी जिन कारणों से बनी थी, कांग्रेस ने उन तमाम कारणों को सिर्फ इस बात के लिए अलग रख दिया कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को महाराष्ट्र की राजनीति से दूर रखना चाहते थे। अच्छा, आज भी हम वही चाहते थे, लेकिन एनसीपी के सामने क्या मजबूरी ऐसी है कि उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को तोड़कर महाराष्ट्र की सियासत की आज एक ऐसी स्थिति कर दी है। नरेंद्र वर्मा जी, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल मैं ले लेता हूं, इसके बारे में लोग बहुत ऊहापोह में हैं। नरेंद्र वर्मा जी, ऐसा क्या था आखिर, क्योंकि आरोप जो लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या फिर शिवसेना की तरफ से, डील के जो इल्जाम लग रहे हैं वो आप ही पे लग रहे हैं। बीजेपी के साथ आप लोगों की डील हो गई है, यही बात कांग्रेस कह रही है, यही बात शिवसेना कह रही है। देखिए, ये सब पार्टी एनसीपी की बढ़ती हुई ताकत से बौखलाई हुई है। अगर हमको बीजेपी के साथ जाना होता तो 1999 में जब हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़े थे लोकसभा का चुनाव, 8 सांसद हमारे चुनकर आए थे और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी, अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। हम चाहते तो आदरणीय शरद पवार उनके साथ 10 आए थे उस वक्त, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए क्योंकि शरद पवार जी ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को ताकत देने की बात कही है। जहां तक गठबंधन तोड़ने की बात है, हमें जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, ऐसी परिस्थिति में हमें विश्वास में लिए बिना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान 118 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा होता है, 118 की तो आते हैं, तो वो बैठ के सुलझाए जाते हैं। घोषित की थी, नरेंद्र वर्मा जी, नहीं, लेकिन सभी 288 सीटों की तो नहीं कर दी थी। पिछले 3 चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पिछले विधानसभा के जो 3 चुनाव हुए उनमें एक को छोड़ के कांग्रेस को दोनों में सबसे ज्यादा सीट मिली और एक में भी 2 सीट का फर्क रहा। ये कहते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस में भी आप नहीं जाएंगे, किसी के साथ अलग ही रहेंगे, और आपने वो प्रिंसिपल का उल्लंघन। नरेंद्र वर्मा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि बीजेपी के साथ आप लोगों की डील हो गई है, क्या चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने 1999 का एक उदाहरण आपको दिया, मैं समय समय के और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि शरद पवार जी ने हमेशा, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बाबरी मस्जिद शहीद होने के पीछे कौन है, बीजेपी का कितना हाथ है, पूरा देश जानता है। उस वक्त भी शरद पवार जी ने कहा था बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, पहले वो मस्जिद वहां बनाएं और जो उसमें लिप्त है उन्हें सजा दे। ये सब तो कहने की बातें हैं, ये हमारी भूमिका है। नरेंद्र वर्मा जी, देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए आप लोग एक साथ आए थे, तो आज आपके मुताबिक जो सांप्रदायिक पार्टियां वो कहां कमजोर हो गई हैं? अगर आप बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी अभी ही है, इसी दौर में, जबकि आप दोनों अलग हो चुके हैं। संबित पात्रा जी। नहीं, मैं देख रहा हूं आज जब सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी जब इस दौर में है, और इसी दौर में पिछले 120 महीनों में सबसे ज्यादा दंगे, सांप्रदायिक दंगे इसी दरमियान हुए हैं। ठीक है, साक्षी महाराज बातों में विरोधाभास है, आप कहां जा रहे हैं? वही तो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये थ्रेट है, अगर ये खतरा है देश के सामने कि सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, तो क्यों अलग हो गए कांग्रेस से? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की वजह से? हम नहीं होना चाहते, ये कांग्रेस अलग हुई है। ये बात जो है ना, गठबंधन चाहती थी, एनसीपी ने कांग्रेस कहाँ अलग हुई है? अलग होने की घोषणा तो आपने की है, हम तो आखिर तक आपका इंतजार करते रहे। 2004 में हमारे ज्यादा विधायक चुनकर आए, और जब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, सब बातों को जवाब देना चाह रहे हैं। विधायक चुनकर आने के बाद में हमने स्वाभाविक तो यही है। ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। एक बार फिर से आज की बहस की तरफ मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने उन बातों का जिक्र कर दिया था, इसलिए मैंने ये बातें कही यहाँ पर। एक मिनट सर, राष्ट्रवादी वाले, उसके बावजूद हमने मुख्यमंत्री पद उनको दिया। महेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। हमें भी तो कुछ बोलना है। जी, महेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। में तो आप ही के पास आज बोलने के लिए है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने की खबर है, इस तरह सूचना मिल रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, एक बार फिर मैं आंकड़ों की जुबानी बात करूंगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसी स्थिति में आप ही को हो सकता है अगर मराठा वोट बैंक एक हो जाए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आ जाए। देखिए, यहाँ सब लोग कैसे लड़ेंगे फिर चुनाव आप? पहले तो जितने लोग बैठे हैं, मेरे साथी और भाई बैठे, सब लोग कह रहे हैं हमको बोलना है। देखिए, हमको करना है, हमको बोलना नहीं है। आप मुझसे कम बुलवाइए, हमें वहां पे कांग्रेस और एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करना है। और मैं आपके चैनल पे पहली बात तो मेरे बड़े भाई मिस्त्री जी बैठे, मैं उनको नमस्कार करता हूं। देखिए, हमें बहुत दुख हुआ जो हमारे अलायंस टूटा है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम।
लेकिन ये कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम के टूटा है, समय नहीं था, नॉमिनेशन भरना था। देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस मुक्त की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना बीजेपी मुक्त ना कर दे महाराष्ट्र को। देखिए नहीं, शिवसेना आपका विरोधी है, इस बात का ख्याल रखिए। गठबंधन टूट गया है, अभी भी आप उस पर हमला करने से कतरा रहे हैं। देखिए हम कभी हमला नहीं करेंगे। हमने कल प्रतिज्ञा लिया है कि हम व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। हम आज ये दुर्भाग्यवश है कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं, मगर हम हमला नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने मिस्त्री जी को नमस्कार कहा है। मैं आपको तो कौवा कह रही है, वो उनको कुछ भी कहने दीजिए, हम सहेंगे। कौवा कहा जाए तभी वो कुछ भी कहें, मैंने कहा ना, वो कुछ भी कहा, हम अपने प्रतिज्ञा से कभी नहीं हटेंगे। हमने कहा हम व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए महेश मिस्त्री जी इतने अच्छे सहयोगी थे आपके, आप कौवा कह रहे हैं, फिर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है संबित पात्रा। आपको नहीं लगता है कि अच्छा दोस्त खो दिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए सुनो, ठीक है दोस्त, देखिए जिंदगी में अगर किसी के साथ कोई 4 कदम चल जाए और साथ छूट जाए तो दुख तो उस बात का होता ही है। मगर एक बात मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आत्म परीक्षण करना चाहिए बीजेपी वालों ने, क्योंकि देखो अभी मुझे मेरी पूरी बात रखने दीजिए। बोलिए। अभी संघ परिवार के भागवत जी ने अभी एक सवा महीने पहले जब एक उन्होंने विधान किया था कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर कोई है वो हिंदू हो, चाहे किसी मजहब का हो। उन्होंने ये भी हवाला दिया, ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो ऑस्ट्रेलिया का, रूस में रहता है तो रूसी, चीन में रहता है तो चीनी। उस वक्त बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था। उस वक्त हमारे उद्धव साहब थे कि जिन्होंने भागवत जी का खुलेआम समर्थन किया था कि अगर हिंदुस्तान में कोई रहता है तो पहले वो हिंदू है, बाद में उसका मजहब है। ये उद्धव साहब ने बोला, जो उस वक्त बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था। अभी रही बात है अभी सांप्रदायिक की, एक बात आप ये नहीं, मुझे पहले मेरी बात करने दीजिए, फिर भले मुझे आप रोक लीजिए, कोई बात नहीं। रही सांप्रदायिक की, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ये नीति रही है। इलेक्शन जब आते हैं, जब ये बाबरी मस्जिद के गड़े हुए मुर्दे ये लोग खोदते हैं, इस वजह से मुसलमान भाइयों के जज्बात से ये लोग खेलते हैं। और ये इसी तरह हुआ करते हैं कि शिवसेना ये मुसलमानों के खिलाफ है। गलत बात है, हम उन मुसलमानों के खिलाफ है। जब एक ही एजेंडा था, महेश मिस्त्री जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा सवाल सुन लीजिए, जब आपका एजेंडा एक ही था तो अलग क्यों हो गए? भारतीय जनता पार्टी भी तो वही सारी बातें कह रही थी आपके मुताबिक, क्यों अलग हो गए फिर? सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे के पास है? तो बराबर अलग गलत बात। उद्धव साहब ने कभी कहा नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री होना है। ये तो महाराष्ट्र की ये कहने का क्या मतलब था फिर कि महाराष्ट्र हमारे पास रहने दो, केंद्र में आप राज करो, केंद्र में आप रहो, महाराष्ट्र में हम रहेंगे, कहने का क्या मतलब था फिर? तो मैं तो आपको मैं आपको बताता हूँ ना। अभी आप पात्रा जी से भी फिर मेरे सवाल के बाद उनसे जवाब पूछ लीजिए। अरे सावकारे जी को जब उन्होंने प्रवेश दिया राष्ट्रवादी के मंत्री को, तो वो जगह शिवसेना की थी। दुलिया के अंदर अनिल गोटे को दे रहे, वो जगह शिवसेना की। मालेगांव के जो थे आदवा हीरे, वो जगह शिवसेना की। अभी पात्रा जी से आप ये सवाल तो है डॉक्टर संबित पात्रा। ठीक है महेश जी, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूँ। सुनो आपका सवाल मैं पूछ रहा हूँ, डॉक्टर संबित पात्रा का जवाब सुन लीजिए। 59 सीटों को लेकर जो आप रिसर्च लेकर आ गए, एक मिनट महेश जी सुन लीजिए, 59 सीटों को लेकर जो आप लोग रिसर्च लेकर आ गए कि इस पर आज तक शिवसेना नहीं जीती है, तो इन सीटों को लेकर रीएलोकेट किया जाए, क्यों इस तरह की रिसर्च लेकर आ गए? देश में हो सकता है कई ऐसी सीटें जहां आप कभी ना जीते हो, फिर भी चुनाव तो लड़ते हैं ना वहां पर। ये तो अत्याचार कर रहे थे शिवसेना पर। शिवसेना के एक मिनट सर, आप ही महेश जी आप ही की बात में आगे रख रहा हूं, सुन तो लीजिए। इसके अलावा जब केंद्र में आपकी सरकार बनी, शिवसेना को सिर्फ एक मंत्री पद आपने दिया, सौतेला व्यवहार आपने पहले से शुरू कर दिया था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमने कहा कुछ कारण रहे हैं, दोनों के नेता, मिस्त्री जी के नेता और मेरे संबित पात्रा के नेता, दोनों के नेता ऊपर बैठे, दोनों के नेताओं ने बहुत सौहार्द भरे माहौल में चिंतन किया, मनन किया, नहीं हो पाया, वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि समय कम था। आज राजीव प्रताप रुड्डी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अगर और समय होता और चिंतन करने का मौका मिलता तो हम कभी भी इस अलायंस को नहीं तोड़ते। अब जो हो चुका है, अब होना क्या है? होना इतना है कि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का, मैं यहाँ आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, हम विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मेरे दाएं और बाएं में बैठे हैं, एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस, इन दोनों को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश में आप हाथ जला चुके हैं, वहां पर आपके केंद्रीय नेता विकास की बात करते रहे और वहां पर आदित्य ठाकरे जो जुबान बोल रहे थे, आपने नतीजों में देख लिया, बाय इलेक्शन में क्या आपकी हालत हुई। तो एक बार फिर से विकास नहीं, देखिए फिर से विकास नहीं। आप जरा अगर मीडिया भी अपने अंदर मनन करेगी। एक सेकंड मिस्त्री भाई, सर एक सेकंड
एक मनन करेगी मीडिया, तो मीडिया भी बड़ी अजीब। मुझे वापस जवाब देना है इस बारे में। मैं एक जवाब दीजिएगा डॉक्टर समित पात्रा को बात पूरी करने दीजिए। मीडिया भी बड़ी अजीब चीज है। अच्छा। जब हम 2014 में जीत जाते हैं तो लोग डिस्कशन में कहते हैं अच्छा ये जो है कम्युनलिज्म के कारण जीत गए, यहाँ कम्युनलिज्म करके देश को डिवाइड कर दिया, पोलराइज करके जीत गए। और जब हम यूपी में एक सेकंड और जब हम यूपी में हार जाते हैं भाई पोल, हाँ ये कम्युनलिज्म के कारण से हार गई, ये पोलराइज किया तो हार। पहले आप लोगों तो डिसाइड कर लीजिए, हम कम्युनलाइजेशन के कारण जीते हैं हारे हैं, हम विकास के कारण ही आगे बढ़ते हैं। विकास की करते हैं और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आपने कमान सौंप दी थी। देखिए हमने चलिए मैं आज उस पर बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति से पार्टी का राय नहीं होता है, बात नहीं कर रहा हूं। अब पार्टी विकास से बढ़ रही है, वहां के नतीजे आपने देख लिए हैं। लेकिन पंकज शर्मा जी आपसे अब मेरा सवाल है, अगर जो खबर आ रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही जा चुके हैं, आप करेंगे क्या? ऐसे भी कुछ नहीं करेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी एक साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, हमको थोड़ी सोचना है। इनको सोचना ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। अच्छा आप चुनाव में नहीं है? 288 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा क्यों नहीं है चुनाव में? पूरी तरह चुनाव में है और 145 सीट छुएंगे हम, आप देखेंगे। तो कैसे? खुदा के हुक्म से शैतान भी है आदम भी, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। 145 सीटें छू लेंगे कैसे? मतलब ये इसके पीछे क्या वजह है पंकज जी, इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल छुएंगे, आप देखते जाइए। जिस तरह के झगड़े बीजेपी में अंदर हैं, जिस तरह से शिवसेना नरेंद्र वर्मा जी अभी हैं, साथ आ भी गए, तो उनमें आप समझ रहे हैं होगा नहीं। वो सीट को छू के आ जाएंगे, वो अंदर जाएंगे ही नहीं, जीतेंगे नहीं, छुएंगे सिर्फ। ये तो एक अजीब तरीके से कमेंट कर रहे हैं डॉक्टर समित पात्रा। वो कह रहे हैं कि सीट छूकर आप सिर्फ आ जाएंगे, जीतेंगे नहीं। जी तो खुद ही बोल रहे हैं कि सीट छुएंगे। आंकड़ा छूने का मुहावरा इनकी समझ में नहीं आता, तो मैं राहुल जी समझ, हमें नहीं समझ आता। नरेंद्र वर्मा जी ये तो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है आपसे अलग होने के बाद। 145 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। तो राहुल जी का फोबिया है, आप दिन में एक बार राहुल जी का ही नाम, थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है, मैं उनको ले आता हूं। आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा उनके पास में जाऊंगा। नरेंद्र वर्मा जी आपसे मेरा सवाल है, आपने सुना पंकज शर्मा को, कांग्रेस के नेता है, वो 145 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, मतलब आपसे अलग होकर और ज्यादा फायदा होता दिख रहा है उनको। अब 3 दिन पहले पूरे महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए और पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये एनसीपी के जीत कर आए। स्थानिक स्वराज संस्था में आप जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका, आप उसका रिकॉर्ड निकालिए, आप देखोगे कि एनसीपी महाराष्ट्र में 1 नंबर की पार्टी है। जहां तक संदीप पात्रा जी कह रहे हैं कि हमारे घटक दल हम नहीं चाहते थे ये गठबंधन टूटे। पहले उन्होंने बिहार में नीतीश को अलग किया, उसके बाद वो हरियाणा आए, वहां पे कुलदीप बिश्नोई जी को अलग किया। धोती फट गई है, ये चल रहे हैं दूसरों को देखने के लिए, आप तो खुद ही अलग हो गए हैं। ये अपनी चिंता करिए ना सर। फटी है वो धोती किसकी फटी है, वो चुनाव दिखाएंगे। लेकिन जहां पे चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी जापान में जाके कहते हैं कि एनडीए की सरकार कहां से आ गया महाराष्ट्र में, बीजेपी की सरकार है। नहीं आप बताइए जापान महाराष्ट्र में कहां से आया? नरेंद्र मोदी जी चाइना जापान सब महाराष्ट्र में कहां से आया? वो एक छत्र राज्य रखना चाहते हैं, वो एक छत्र, जिस तरह गुजरात उन्होंने 15 साल ठीक है, अब वक्त नहीं है मेरे पास। आखिरी जापान, गुजरात, महाराष्ट्र ही नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, विशांतर हो रहे हैं। महेश मिस्त्री जी, उनके मंत्री है, उनके नरेंद्र वर्मा जी माफी के साथ बीच में आपको रोकना पड़ेगा, वक्त नहीं है मेरे पास। महेश मिस्त्री जी आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। आज की जो बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आप लोग राज ठाकरे के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी पार्टी में? राज ठाकरे अगर खुद कृष्ण कुंज से आके मातोश्री पे आते तो गिले शिकवे का सवाल ही नहीं है ना भाई। नहीं, लेकिन फिर तो आपने पेज फंसा दिया। आप कह रहे हैं कि खुद मातोश्री आए। बोल दिया दिवाली को 1.5 महीना बाकी है। महेश मिस्त्री जी आप तो पेज फंसा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मातोश्री खुद चल कर आए राज ठाकरे। दोस्ती तो दोनों तरफ से आगे बढ़ेंगे तब होगी ना। तो बराबर है, उस नहीं बराबर है। एक बात समझ लीजिए, भारतीय संस्कृति या भावना प्रधान संस्कृति है, या ये संस्कृति के अंदर बड़े भाई को बाप का ही दर्जा दिया जाता है। ये बात आप भी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए छोटा बड़े भाई है सर, आगे आपसे बातचीत होगी। महाराष्ट्र में जब तक चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, सियासी सरगर्मी तेज रहेगी।